पहली, जटिल एवं परिवर्तनशील समष्टि के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। अगर कहीं पे कोई ऐसी समष्टि है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और लगातार अगर परिवर्तित हो रही है, तो यह अनुपयुक्त होगी, यानी कि उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। और पहले जो आंकड़ा इकट्ठा किया, अगर उसमें और अंत तक में जाने में अगर 2-3 महीने लग गए, तो तब तक वो पूरा बदल चुका होगा। तो परिवर्तनशील समष्टि के लिए ये अनुपयुक्त है। दूसरा, इस विधि में समय और परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है और इसीलिए यह अपव्ययी भी है। तो हमने जाना अभी तक कि सेंसस सर्वे क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। फिर हम जानेंगे प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि निदर्शन। और ये वो विधि है जो काफ़ी सरल है और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है सांख्यिकी में। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगी। इसे सैंपल सर्वे कहा जाता है। इस विधि में समस्त समष्टि की जांच ना करके किसी विशिष्ट आधार पर थोड़ा सा भाग प्रतिनिधि के रूप में जांच के लिए ले लिया जाता है। इसे प्रतिदर्श सर्वेक्षण या निदर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी शहर के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए उस शहर के मध्यम वर्ग के कुछ लोगों की आयु की जांच कर ली जाती है और उसी के आधार पर पूरे शहर पर औसत आयु तय कर लेते हैं। इस प्रकार समष्टि से चुने गए अवयवों के समूह को प्रतिदर्श या न्यादर्श कहते हैं। यानी कि समष्टि से चुने गए अवयव, यानी कि जो पद होंगे या एलिमेंट होंगे, उनके समूह को ही हम प्रतिदर्श बोलेंगे। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण हम देते हैं। आप में से तमाम लोगों ने घर पे खिचड़ी तो बनाई ही होगी। खिचड़ी बनाते समय या चावल बनाते समय चावल पूरे हुए या नहीं हुए, ये हम कैसे जानते हैं? जैसे हमने जब कुकर खोला तो गैस निकल गई और उसके बाद में पता नहीं चावल हुए या नहीं हुए, दाल हुई या नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, 1-2 चावल के दाने उंगलियों में लेकर के उनको मसल के देखते हैं और अगर वो हो चुके होते हैं तो हमें पता लग जाता है। जब कहीं पे भी शादी, बारात या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, तो उसमें हलवाई लोग खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले 1-2 चम्मच निकाल करके चेक करा करा जाता है। तो पूरा का पूरा जो खाना होता है उसमें से 1-2 चीज़ें, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी बाकी खीर वगैरह व्हाटएवर जो बनता है, वो सब निकाल के और फिर उसे चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगर थोड़ा 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच खीर सही है, तो ये मान लिया जाता है कि पूरी खीर जो बनी है वो सब सही होगी। तो ये जो निकाल के रख लिया जाता है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सैंपल। और सैंपल जो होता है वो वहीं निकाला जा सकता है जहाँ पे सजातीयता, यानी कि पैरिटी, यानी कि इक्वलिटी एक गुण हो। क्योंकि खीर जो बनी है, 1 चम्मच भी वैसी ही होगी और एक भगोना पूरा वो भी वैसी ही होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सैंपल का उपयोग आप अपने जीवन में करते ही करते हैं, लगातार कर ही रहे हैं। तो इसको अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। समष्टि से चुने गए अवयवों को, के समूह को, समष्टि माने पूरे भगोने भर खीर, उसमें से चुने हुए अवयव यानी कि एक कटोरी में निकाली हुई खीर, और वो खीर समूह में होगी क्योंकि खीर तो 1 चम्मच भी है और 1 कटोरी भी है। तो जब 1 कटोरी खीर बाहर निकली हुई तो वो समूह है, छोटा सा समूह, पूरे बड़े से समूह में से एक छोटा सा समूह, वही उसका प्रतिदर्श या न्यादर्श कहलाता है। इसे सैंपल बोलते हैं। तो इसके सिद्धांत क्या हैं? निर्वाचित प्रतिदर्श यानी कि चुने हुए जो प्रतिदर्श होंगे, वो सदैव समष्टि का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1 कटोरी वो खीर पूरे के पूरे भगोने भर खीर का प्रतिनिधित्व करती है। इसका स्कोप कहाँ होता है? जहाँ पर समष्टि अनंत हो। ठीक है। अब पूरी खीर अच्छी बनी या नहीं बनी, इसे चेक करने के लिए सारी खीर खा के देखना तो मूर्खता होगी। तो फिलहाल तो आपने ये जाना कि उपयोग कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे समष्टि अनंत हो और पूरे का पूरा अध्ययन किया जाना संभव ना हो। दूसरा, समष्टि परिवर्तनशील भी हो और नाशवान हो। बहुत तेज़ी से अगर परिवर्तन हो रहे हों तो आप उसमें से कुछ को ले सकते हैं और तभी आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। जब धन, परिश्रम और समय इनकी भी बचत करनी हो तो भी आप सैंपल सर्वे अपना सकते हैं। यह विधि व्यवहारिक नहीं है, ऐसा इस पे आरोप लगता है सीमा के तौर पे। व्यवहारिक नहीं है इसका मतलब ये है कि आप जब ये, वैसे तो ये उपयोग की दृष्टि से बड़ी व्यवहारिक है, लेकिन ये जब इन्होंने कहा व्यवहारिक नहीं है, तो इसका आशय ये है कि जब आप कुछ जो है इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर सारा जहाँ पे डेटा है उसमें से आपने 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल ले लिया और आपने मान लिया कि ये पूरे का प्रतिनिधित्व करता है इसका,
तो ये व्यवहारिक इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एक जैसे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक एक नहीं होते। तो अगर उनमें असमानता का गुण है कहीं, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। समानता के गुण होने पर बिल्कुल पूर्ण व्यवहारिक होगा, लेकिन पूर्ण समान तो कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। अनुसंधानकर्ता का पक्षपात निष्कर्ष को प्रभावित करता है। सैंपल अगर पक्षपातपूर्ण ढंग से चुना गया है, जैसे मान लिया एक कोई क्लास चल रही है और डिप्टी साहब का या डीआईओ साहब का जो है वो सर्वेक्षण हो जाए, तो टीचर महोदय हमारी क्लास बड़ी अच्छी चल रही है चेक कराने के लिए उन दो बच्चों को खड़ा करेंगे जो काफ़ी तेज़ हैं और उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो यहाँ पर जानबूझ के सैंपल वो चुना गया है जो उनके उद्देश्य को पूरा करता है। मान लिया वहीं पे कोई अभिभावक आए हुए हैं और बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा टीचर महोदय को अगर सिद्ध करना है तो यह भी संभव है कि वो क्लास में उन बच्चों को चुने जो जनरली ऐसा करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, वो उन्हीं बच्चों से प्रश्न पूछें और वो उसका जवाब न दे सकें। ठीक है। तो सैंपल जब चुना जाता है तो बहुत बार जो अनुसंधान करता होता है उसका पक्षपात पूर्ण जो है निष्कर्ष जो होता है वो सही सही उसका पक्षपातपूर्ण चुनाव जो होता है वो सही सही निष्कर्ष जो है वो नहीं पहुंचने देता, यानी कि निष्कर्ष को प्रभावित करता है। प्रतिदर्श लेते समय अगर ज़रा से भी असावधानी हो जाए तो निष्कर्ष भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, यानी कि भ्रामक होते हैं। तो निदर्शन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? निदर्शन चूँकि बहुत प्रयोग में आता है तो इसीलिए इसके उपयोग की कौन कौन सी विधियाँ हैं यह भी अध्ययन का विषय है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैव निदर्शन अथवा यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, रैंडम सैंपलिंग। और मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी विधियां आप पढ़ने वाले हैं इसमें से कई सारी विधियां आप स्वयं भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये दैव निदर्शन क्या होता है? इसे यादृच्छिक बोला जाता है, मतलब रैंडमली जो भी पूरे 25 बच्चे हैं उसमें से हमें 5 चुनने हों तो हम 5 कोई भी चुन लें बगैर किसी पूर्वाग्रह के, अच्छे वाले, ख़राब वाले, एवरेज वाले, ये सारा हटा के, बिल्कुल भी हटा के हमने कोई भी 5 बच्चे चुनने हैं। तो उसे चुनने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें फिर से इनकी लैंग्वेज में कि ये रैंडम यानी कि दैव निदर्शन होता क्या है। दैव माने होता है ईश्वर, भाग्य, और निदर्शन माने सैंपल, यानी कि जब भाग्य के आधार पे इकाइयाँ चुनी जाती हैं। संयोग, इसे संयोग भी कहा जाता है। संयोग से कुछ इकाइयाँ समूह से चुन ली जाती हैं, संयोग से। इसमें आकस्मिक चुनाव होने पर प्रत्येक इकाई के चुने जाने की पूर्ण संभावना होती है। निदर्शन में किसी इकाई को स्वीकार करें, किसी अस्वीकार करें, यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर नहीं बल्कि दैव यानी कि चांस के आधार पर निर्भर करता है। इस विधि को दैव निदर्शन विधि या यादृच्छिक निदर्शन विधि इसीलिए कहते हैं। इस प्रकार का चुनाव मनुष्य के हाथ में ना होकर के दैव योग यानी नेचर से प्रभावित होता है। इसीलिए इसे दैव प्रतिदर्श चयन यानी कि नेचर सैंपलिंग भी कहा जाता है। इसकी कुछ रीतियाँ हैं। लॉटरी विधि, लॉटरी विधि में क्या होता है, जैसे 25 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग पर्चियों पर रोल नंबर लिख करके ये 25 पर्चियाँ एक बॉक्स में डाल डाल दी जाएँ। ठीक है। और उसके बाद में इन 25 पर्चियों को यहाँ से निकाल लिया जाए, तो अल्टीमेटली 5 पर्चियाँ निकाल ली जाएँ। तो ये जो 5 बच्चे चुने जाएंगे ये दैव निदर्शन रीति से चुने गए हैं। तो एक तो लॉटरी विधि हो गई। लॉटरी विधि तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। ढोल घुमाकर बाई रोटेटिंग द ड्रम, इस रीति में एक ढोल में समान आकार के लकड़ी के टुकड़ों पर 0 से 9 तक के अंक लिख दिए जाते हैं। फिर उस ढोल को खूब तेज़ी से घुमा दिया जाता है जिसमें 0 से 9 के सभी अंकों के टुकड़े आपस में मिल जाएं। फिर किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा एक एक टुकड़ा निकलवा लिया जाता है जिनकी संख्या नोट कर ली जाती है। अगर हमें 10 तक लेने हैं तो हम कोई भी, मान लिया 5 लेने हैं तो कोई भी 0 से 9 तक के कोई भी निकलेंगे, हो सकता है 2 निकले, 7 निकले, 8 निकले, 3 निकले, 1 निकले, हो गया पाँचों। और अगर ज़्यादा लेनी है तो हम एक बार में 2 2 निकालते हैं और जो जो पहला निकलता है उसे इकाई का, दूसरा दहाई का, ऐसे मानते हुए संख्या बनाते चले जाते हैं। इसके कुछ गुण दोष हैं। पहला कि इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने का अवसर समान रहता है, ये गुण है। ये सरल और सुबोध है। इस प्रकार के चयन में सदैव प्रतिदर्श चयन की अपेक्षा व्यक्तिगत नियंत्रण अधिक रहता है, यानी कि इसमें सैंपल जो लेने वाला व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर सकता है। निकालने के दौरान जो टुकड़े होते हैं जिन पे एक 0 से 9 छपा हुआ है, लिखा हुआ है। इस प्रकार के प्रतिदर्श चयन को उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां इकाइयों के मानों में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है।
यानी कि वहाँ पर प्रयोग में लेते हैं जहाँ इकाइयों के मानों में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के रोल नंबर होते हैं तो एक एक का अंतर है। ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पे मान लिया 10, 20, 30 तो इसमें 10-10 का डिफरेंस है, तो वहाँ पर हम ये ढोल घुमाकर इस विधि का प्रयोग करते हैं। अभी अगर यहाँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ना होकर के मान लिया कहीं पे किसी की वैल्यू 2.5 हो, तो वो इसके द्वारा चुनी ही नहीं जा सकेगी। ठीक है। इसका दोष ये है कि इस विधि में केवल प्रतिदर्श का प्रथम अवयव चुनने की तो स्वतंत्रता है, और उसके बाद में शेष अवयव किसी क्रम के अनुसार ही चुने जाते हैं। टिप्पट विधि क्या होती है, ये भी आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, टिप्पट एक सांख्यिकी विधि थे। इन्होंने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया, इसीलिए इसको हम टिप्पट विधि बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, कुछ देशों की जनसंख्या रिपोर्ट को देख करके 41,600 संख्याएं बिना किसी क्रम के एक सारणी में रखी थी। कितनी संख्याएं थीं? 41,600 संख्याएं थीं। और इन संख्याओं को इन्हीं के नाम पर टिप्पट की दैव संख्याएं कहा गया। ये किसी क्रम में नहीं थी, बस ये रैंडमली लिखी गई थी। अब उन्होंने अपना कोई दिमाग लगाया होगा, जैसा भी उन्होंने बनाया, क्योंकि वो सांख्यिकी विद थे, तो उन्होंने एक अजीब से क्रम में उन्हें रखा। इन संख्याओं की सहायता से नमूने को चुनने में आसानी रहती है। इन संख्याओं को चुनते समय इतना अवश्य ध्यान रखना है कि शुरू करने के पश्चात संख्याओं के क्रम में अंतर नहीं आना चाहिए, यानी कि और ना ही आप किसी संख्या को छोड़ेंगे। जैसे 3000 विद्यार्थियों में से 7 विद्यार्थी चुनने हों, तो उपयुक्त सारणी में 7 अंक आपको चुनने हैं जिनका मूल्य 3000 से कम हो। जैसे पहली संख्या आपको 2992 मिली, तो उसके बाद में यहाँ से आपको हर संख्या एक क्रम में, उसके बाद हर संख्या आप चुनेंगे। लेकिन अगर कोई संख्या इसमें 3000 से ज़्यादा हो जाए तो उसे छोड़ देंगे। 3000 से नीचे की जो भी संख्याएं आपको दिख जाएंगी वो सब आपको लेनी पड़ जाएंगी, और उन्हें रैंडम सैंपल मान लिया जाएगा। एक और आता है इसमें वर्णात्मक या संख्यात्मक क्रम द्वारा बाई अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल अरेंज। तो सर्वप्रथम समग्र के सभी पदों को निश्चित संख्यात्मक और वर्णात्मक क्रम में रखते हैं, यानी कि या तो आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ABCD ऐसे करके लिख लीजिए, और या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्रम में लिखते चले जाइए। ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे कह सकते हैं कि 3-3 छोड़ के या 1-1 छोड़ के, जैसे हमने कहा हम दूसरी संख्या लेंगे, चौथी लेंगे, फिर छठी लेंगे, तो ऐसे ले सकते हैं। या हमने कहा तीसरा, चौथा, पाँचवा पद लेंगे, तो ऐसे ले सकते हैं। 5-5 के मल्टीपल लेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वर्णात्मक संख्यात्मक क्रम द्वारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके कौन कौन से गुण हैं या दोष हैं, ये हमें इसमें समझना है। तो दैव निर्देशन प्रणाली के गुणों की अगर बात करें तो इस विधि में चुने गए प्रतिदर्श संपूर्ण समग्र का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, इस प्रणाली में धन, समय और परिश्रम की बचत होती है। यह विधि पूर्वाग्रह एवं पक्षपात से रहित है। इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के अवसर समान रहते हैं। दोष, इस विधि में सबसे बड़ा दोष यह है कि अनुसंधानकर्ता कितना भी योग्य और न्यायवादी क्यों न हो, तो भी चयन में कुछ न कुछ पक्षपात और दोष आ ही जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रहों से या अपने पक्ष से मुक्त नहीं हो पाता पूरी तरह से। सावधानियां रखने के पश्चात भी प्रतिदर्श चयन में दोष आ ही जाते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा दैव निर्देशन रीति से, दैव निर्देशन रीति की कुछ विधियां उसमें भी आपने पढ़ ली। फिर हम पढ़ेंगे सविचार प्रतिचयन या सौद्देश्य प्रतिचयन। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसे कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।